नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो कक्षा है वो कक्षा है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक से पहली जो अध्याय है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसमें परिचय किया था अर्थशास्त्र क्या है, और आज का जो परिचय है वो है सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन सभी का अध्ययन हम लोग आज की कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी क्या करता है? सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, उसका संगठन करता है। अब ये आंकड़ों से क्या तात्पर्य है? आंकड़ों से हमारा तात्पर्य है बच्चों कि हमारे जो रोज की जो दिनचर्या है उनमें हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिसमें हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें आकलन करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और ये आंकड़ों की आवश्यकता हम गणित में भी करते हैं और भी विषयों में करते हैं, परंतु आज जो चर्चा हो रही है वो अर्थशास्त्र में हो रही है। तो अर्थशास्त्र में इनका क्या महत्व है, क्यों हम अर्थशास्त्र में इसके अध्ययन कर रहे हैं? तो क्या होता है, अर्थशास्त्र के आपने बहुत सारे क्षेत्र पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं? उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश, इन सारे बातें करते हैं। किसी भी देश के विकास की बातें करते हैं। तो उसके अंतर्गत सांख्यिकी कैसे कार्य करता है, ये सारी बातें हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो अर्थशास्त्र तो सांख्यिकी जो है वो सांख्यिकी क्या है? एक न्यूमेरिकल चीज है, इसे हम अंकों से जान सकते हैं। सांख्यिकी की गणना हम भावनाओं पे नहीं करते हैं, इसकी गणना की जाती है अंकों से। यानी मान लीजिए आप कक्षा में हैं, कक्षा में परीक्षाएं हुई हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं उसे हम लोग किस पे शो करते हैं? नंबर पे शो करते हैं। तो उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए तो आंकड़ों का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है, आकलन किया जाता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इन सारे कार्यों से होकर गुजरता है और इन्हीं कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी। अब आप बच्चे समझेंगे कि मैंने कहा कि इनमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, तो इसके भी तथ्य हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको या किसी मोहन को महीने की पॉकेट मनी मिलती है 50 रुपए, तो नंबर पे ही तो बातें हुई। तो क्या ये सांख्यिकी है? बिल्कुल नहीं, ये सांख्यिकी नहीं है। या हम आंकड़ों की बातें, सिर्फ एक नंबर आया है, ये पूरा आंकड़ा नहीं आया है। जो सांख्यिकी की जो बातें होती हैं, नंबर की जो न्यूमेरिकल बातें हो रही हैं, गणना जो हो रही है, इसको हम तुलना करते हैं। तो जब तक हम तुलना नहीं करते हैं तब तक वो सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आता है। और सांख्यिकी के लिए हमें किसी भी चीज के आंकड़ों का सही विश्लेषण होना चाहिए, उसका जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो विश्लेषण होना चाहिए, और उसके आधार पर आगे का कार्य किया जाता है। अर्थशास्त्र में इसका विशेष महत्व है क्योंकि हम अपने विकास की क्या करते हैं? तुलना करते हैं दूसरे लोगों से, दूसरे देश से, या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आते हैं तो वहाँ भी तुलना करते हैं, तो वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स काम देता है। और दूसरी बात, और जितने भी आंकड़े आप क्या बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो क्रिया कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आती है? सांख्यिकी। तो बच्चों, सांख्यिकी का जो अर्थ है उसको दो अर्थों में लगाया जाता है। एक सिंगुलर के फॉर्म में होता है और एक दूसरा प्लूरल के फॉर्म में आता है। वो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सांख्यिकी तथ्यों और निष्कर्षों की मात्रात्मक जानकारी है। कैसी जानकारी है? मात्रात्मक, कोई गुणात्मक नहीं है। यानी क्वांटिटी की बातें होती हैं, क्वालिटी की नहीं। इसको सिंपल एक एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बच्चों में क्या हुई, एग्जाम्स हुए, उसके नंबर्स निकाले गए, कलेक्ट किए गए और उसके आधार पर उसका रिजल्ट बनाया गया, एक डाटा लाया गया कि जो साल भर में पूरे परीक्षाएं हुई उसमें कितने बच्चे प्रतिशत अच्छे मार्क्स लाए, कम लाए, यानी हमने आंकड़ों का यहाँ पे आकलन किया। अब मान लीजिए इसको मात्रात्मक, मान लीजिए कोई बच्चा उदास था और वो रोए जा रहा था, तो वहाँ क्या हम उसके हैप्पीनेस या सैडनेस इन सभी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
तो ये सांख्यिकी में नहीं आएगा। यहाँ किसी भी भावात्मक बातों की बात ही नहीं होती है, यहाँ बातें होती हैं मात्रात्मक में। तो एक वचन के अर्थ में यानी कि सिंगुलर के फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं? सांख्यिकी को संग्रह, संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण और डाटा की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी सांख्यिकी वह है जो किसी भी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, व्याख्या के रूप में जो कार्य करता है वो क्या करता है? सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। और जो प्लूरल फॉर्म में काम करता है वो सांख्यिकी का तात्पर्य संख्याओं या जनसंख्या सांख्यिकी जैसे वो समूह के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करेगा? समूह के रूप में कार्य करेगा। तो जब हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य आंकड़े क्या कहलाते हैं? सांख्यिकी कहलाते हैं। इसमें जो आंकड़े आते हैं वो समूह के आधार पर आते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सांख्यिकी की बातें हुई, आंकड़ों की बातें हो रही हैं, वो क्या है। सांख्यिकी में क्या सभी आंकड़े सांख्यिकी होते हैं? क्या सभी आंकड़ों को हम सांख्यिकी कहते हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़े आते हैं और हम आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कह सकते। अब जैसे बताती हूं मैं इसका उदाहरण कि मान लीजिए कहा गया कि किसी दशक में मृत्यु दर क्या रही। किसी मान लीजिए हम लोग 1950 से 1990 के बीच ही ले रहे हैं कि जो मृत्यु दर बताई जा रही थी, तो ये जो दर का एक डाटा आया ये हमारा आंकड़ा है। और यदि हम लोग इसके जगह कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्षों में हो गई, तो ये आंकड़ा नहीं है, ये सांख्यिकी का आंकड़ा नहीं है। ये सांख्यिकी का पार्ट कब बनेगा? जब इसको हम एक समूह के साथ लाकर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। बच्चों इसके स्टेप को हम लोग आगे समझते हैं, जो हमारे आगे की कड़ी है उसे समझने के लिए हम लोग इसे देखते हैं। बच्चों जैसे ही आपको सांख्यिकी के सिंगुलर फॉर्म की चर्चा करनी है तो आपको इसे याद करने के लिए एक स्टेज को जानना बहुत ज़रूरी है। किन किन स्टेजों से ये जाकर गुजरता है, किन किन चरणों से गुजरता है और तब जाके ये कहाँ आता है? सांख्यिकी के रूप में। इसके लिए हम लोग ये चार्ट देखेंगे। ये क्या है? सबसे पहले जब हम किसी आंकड़ों पे कार्य करते हैं तो हमारा जो पहला चरण, हमारा जो पहला स्टेज होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। हम क्या कर रहे हैं? आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं। उसके बाद का जो स्टेज होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम उसे क्या कर रहे हैं? जो हमने आंकड़े संग्रह करके लाए उसको ऑर्गेनाइज वे पे, एक संगठित वे पे लगाते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद उसे एनालिसिस करते हैं, तब जाके लास्ट में वो कंप्लीट होता है। और वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। यानी आपको याद रखना है कि जब इस सिंगुलर फॉर्म में डाटा की बात हो रही है तो वो कैसे काम कर रहा है। बच्चों आपको इसमें याद करने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। हम लोग फिर से वो चार्ट को देखते हैं तो आप अच्छे से उस ट्रिक को याद कर पाएंगे। क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। COPAI क्या बना? कोपाई। आपको याद करना है। यदि मान लीजिए आपको याद करने का ये तरीका चाहिए कि हम आंकड़ों पे काम कैसे करते हैं, तो इसकी जो स्टेज है उसको याद करने के लिए जो स्टेप वाइज है वो क्या याद करना है आपको? कोपाई। यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तब जाके हमारा ये आंकड़ों का संग्रह होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप अच्छी तरह से समझ गए कि हम जो स्टैटिस्टिक्स की बातें कर रहे हैं वो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी किसी एक आंकड़ों पे काम किए। और जब हम किसी बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। अब हम लोग यदि चर्चा कर रहे हैं कि सांख्यिकी की क्या क्या क्षेत्र हैं, तो बच्चों इसके अंतर्गत जो आएंगे कि उनकी जो सांख्यिकी का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसकी विषय सामग्री क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके अंतर्गत। दूसरा जो क्षेत्र है उसके स्वभाव क्या है, और तीसरा जो क्षेत्र है उसकी सीमाएं क्या हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है वो क्या है। इसका कोरिलेशन जस्ट अभी मैंने आप लोग को बताया कि
जो विषय सामग्री है वो उसमें हम पद्धतियों को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक है सांख्यिकी पद्धति, जिसको मैंने अभी 5 स्टेज में बताया आपको। क्या करते हैं हम? डेटा का सबसे पहले क्या कर रहे हैं? संग्रहण। आंकड़ों का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। फिर उसका संगठन करते हैं, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस किया जाता है कि ये क्या सही है, और उसके बाद उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो ये एक विषय सामग्री है। उसके अंतर्गत क्या आ गया? सांख्यिकी पद्धतियाँ। दूसरी जो विषय सामग्री है वो है व्यवहारिक सांख्यिकी। ये क्या है? वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी और व्यावसायिक आंकड़े। ये क्या कर रहा है? वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत केवल एकत्रित समंकों का अध्ययन किया जाता है, और ऐसे समंक केवल ऐतिहासिक महत्व के होते हैं। और जो वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी होती है, इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, उसके अंतर्गत समंकों का संकलन, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। और जो व्यावसायिक आंकड़े हैं वो क्या होंगे? जो हम जैसे अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं कि बजट बनाते हैं, व्यावसायिक पूर्वानुमान करते हैं, काल श्रेणी का विश्लेषण करते हैं, रेखीय प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये सारी जितनी प्रोग्रामिंग आती है ये किसके अंतर्गत आती है? व्यावसायिक आंकड़ों के अंतर्गत। अगला है कि हमारे जो सांख्यिकी है उसका स्वभाव कैसा है। अब ये स्वभाव की चर्चा क्यों हो रही है? स्वभाव मतलब वो है क्या, वो कैसा बिहेव करता है। तो जब हम किसी विषय के बिहेव की बातें करते हैं, किसी विषय के स्वभाव की बातें करते हैं, तो यहाँ 2 स्वभाव निकल कर आते हैं। क्या वो कला है या वो विज्ञान है? तो यानी हम जब स्वभाव की बातें कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का स्वभाव क्या है, क्या वो कला है? तो जो सांख्यिकी का स्वभाव है वो बहुत सारे रूपों में कला के रूपों में है। क्यों? क्योंकि हम सभी के लोगों के व्यवहारों या बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं के व्यवहारों का आकलन कर रहे हैं, और वो एक विज्ञान के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि हम उस पर क्या काम करते हैं? आंकड़ों पे विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये सारे कार्य के बाद वो संपन्न होता है, यानी वो विज्ञान के रूप में भी कार्य कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ये सांख्यिकी की बातें कर रहे हैं ये कला और विज्ञान दोनों हैं। यानी इसका स्वभाव कैसा है? कला भी है और विज्ञान भी है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि सांख्यिकी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसमें हमने देखा क्या उसका स्वभाव क्या है, वो कैसी किन विषय सामग्री के साथ बढ़ता है। तो जो अगला क्षेत्र है वो इसकी सीमाएं है, क्योंकि किसी भी विषय, जो कोई भी विषय आता है उसकी एक सीमाएं बंधी होती हैं। तो इसकी भी है, वो क्या है? चलो आगे देखते हैं। सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं, ये पहली सीमा कह रहा है कि केवल ये संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। कैसे तथ्यों का अध्ययन कर रहा है? संख्यात्मक। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी क्या करता है? नंबर पे काम करता है, मात्रात्मक काम करता है, ये भावनात्मक या गुणात्मक पे कार्य नहीं करता है। तो ये इसके लिमिटेशन बनी हुई है कि ये जो भी काम करेगा वो आंकड़ों पे और उसके नंबर पे काम करेगा। ये मनुष्य के स्वभाव पर काम नहीं करता है, देश प्रेम पे काम नहीं करता है, ये आपके बिहेव पे काम नहीं करता है। ये काम करता है कि मान लीजिए हमने उत्पादन का आंकड़ा ले लिया, तो हर वर्षों का अलग अलग उत्पादन हो रहा है, तो इस आंकड़ों पे काम करेगा। तो यानी इसके लिमिट बंधी, लिमिटेशन आ गए कि ये जो सांख्यिकी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक पे करेंगे। अगली जो इसकी सीमा है, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करता है। तो बच्चों मैंने आपको प्रारंभ में ही समझाया कि सांख्यिकी जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के डाटा पे हम काम नहीं करते, कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता है, ये कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव काम है। तो यानी कि जो हम आंकड़ों का समूह लेते हैं तब जाकर ये काम करता है, किसी एक पे काम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया कि आपने किसी तरह से एवरेज निकाल लिया है कि आपको हर महीने में कितने अलग अलग
पॉकेट मनी मिल रहे हैं, तो जब आप उसका एवरेज निकालते हैं तो वो सांख्यिकी है। और मैंने कहा कि आज आपको कुछ रुपए मिले, अगले महीने कुछ मिले, तो रुपए तो वहाँ भी मिले, लेकिन वो आपका सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आता है। ये कहाँ काम कर रहा है? ग्रुप में काम कर रहा है। अगली जो हमारी इसकी सीमाएं हैं, ये औसत रूप में सत्य होता है, यानी कि ये क्या है? एवरेज पे काम करता है। एवरेज सांख्यिकी में हम मुख्यतः किस पे काम कर रहे होते हैं? एक जो डाटा आ रहा है उसके एवरेज पे काम करते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर ने रन बनाया था, वो जो पूरा टूर्नामेंट चला था। अब उसका आ गया कि सचिन तेंदुलकर ने जो औसत बनाई थी वो 48 रनों की थी। तो 48 रनों की ये जो औसत थी, इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि उसने हर मैच में लगभग 48 बनाए। इसका तात्पर्य ये भी नहीं हुआ कि उसने 100 रन नहीं बनाए थे या उसने 50 से पार नहीं किए थे। तो यानी ये किस पे चर्चा करता है? औसत पे। तो सांख्यिकी जो भी कार्य करता है वो औसत पे कार्य करता है। वो इस पर कार्य नहीं करता है कि आपके एक एक आंकड़ों की बातें करती। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी सीमाएं हैं। अगली है कि ये भ्रमपूर्ण निष्कर्ष देता है। अब भ्रमपूर्ण निष्कर्ष कैसे देगा? भ्रमपूर्ण यानी कि इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हमेशा एक बहुत सारे भ्रमात्मक रूप में आते हैं। मैं इसको आपको एक डाटा के साथ समझा सकती हूँ। चलिए उसके डाटा पे काम करते हैं। हमारे समक्ष एक आंकड़ा है, 2 कंपनियां हैं, फर्म ए है और फर्म बी है। 2010 में फर्म ए ने कितना उत्पादन किया है या कितना लाभ हुआ है? 4000 का हुआ है और फर्म बी को 8000 का हुआ है। 2011 में यही लाभ इसे 6000 का हुआ और इसे भी लाभ 6000 का हुआ। 2012 में फर्म ए को 8000 का लाभ हुआ और फर्म बी को 4000 का लाभ हुआ। और जब हम कुल लाभ की ओर जा रहे हैं तो इसे 18000 का लाभ हुआ और इसे भी 18000 का लाभ हुआ। जब हम इसकी औसत निकालते हैं, क्योंकि सांख्यिकी में हम लोग औसत निकालेंगे, तो औसत के आधार पर दोनों के जो लाभ हैं वो बराबर हैं, 6-6 हजार। यानी सांख्यिकी के रूप में ये जो दोनों फर्म काम कर रहे हैं वो इक्वल जा रहे हैं। लाभ तो अंत में कितना मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। तो सांख्यिकी के रूप में तो इन्होंने क्या दिया परिणाम कि हम कहाँ जा रहे हैं? समान लाभ में जा रहे हैं। लेकिन जब हम डाटा पे, पर्टिकुलर डाटा पे वर्क करेंगे तो पाएंगे कि दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या है? देखिए, फर्म ए 4000, फिर क्या किया है वो? 6000 और फिर क्या है वो? 8000। यानी उसके लाभ में क्या हुई है? 4 से 6, 6 से 8 पे पहुंचा है, यानी बढ़ोतरी हो रही थी। उसके जो लाभ क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे, प्रति वर्ष में बढ़ते गए हैं। यानी इसका लाभ किस क्रम में गया? बढ़ते क्रम में। लेकिन जब हम लोग बी फर्म की एग्जाम्पल को देखते हैं तो वो पहले प्रॉफिट कर रहा था 8000 का, फिर प्रॉफिट करने लगा 6000 का और फिर जो प्रॉफिट हुई वो हुई 4000 की। यानी ये कहाँ चला गया? गिरते चला गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सांख्यिकी हमें जो भी आंकड़ों के आधार पर जो हम औसत पे काम करते हैं वो जो रिजल्ट होता है वो भ्रमपूर्ण होता है। हुआ ना? आप अच्छे से समझ सके। दोनों यदि हम लोग इसके लाभ की बातें कर रहे हैं तो लाभ बराबर, परंतु फर्म ए क्या कर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है और फर्म बी कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चे आप सभी समझ चुके होंगे कि सांख्यिकी क्या करता है। इसकी एक सीमा है कि ये जो अपनी जो रिजल्ट देता है वो कहीं ना कहीं भ्रमपूर्ण होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सांख्यिकी की सीमाएं हैं। अब ये जो अध्ययन इतनी देर से हमारी चल रही है, इसमें अब जो मुख्य कड़ी जोड़ने वाली है वो कड़ी है कि अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आवश्यक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का। तो उसका जो महत्व होता है वो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सभी क्षेत्रों में होता है। मैंने कक्षा के प्रारंभ में आप सबको इन सभी शब्दों से परिचय कराया था। उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है, राजस्व क्या है। अब उपभोग में सांख्यिकी का कैसे महत्व है? तो उपभोग में जब किसी भी देश में उसकी जनता
जो कार्य कर रही है, जो जनता है, उनका स्वभाव, उपभोग का स्वभाव कैसा है, इसका आकलन हम सांख्यिकी के द्वारा करते हैं। कैसे करेंगे? हमारे जो उपभोग करने की क्षमता है वो हमारी आय के द्वारा होती है, यानी कि उसमें हम वर्गों में आय के वर्गों को बांटते हैं। उच्च आय वर्ग कितने हैं, मध्यम आय वर्ग कितने हैं, निम्न आय वर्ग कितने हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, हमने ये जाना कि उपभोग करने के लिए जो क्षमताएं हुई, यानी उपभोग करने की क्षमता का आंकड़ा हमने क्या किया, संग्रहित किया, उसका विश्लेषण किया, उसको सारा कार्य किया। तो किसके द्वारा करते हैं? ये हम सांख्यिकी के द्वारा करते हैं। तो ये सांख्यिकी के द्वारा ही पता चलता है कि किसी भी देश में किसी वस्तु के उत्पादन जो की जा रही है उसमें उसके उपभोग करने की जो क्षमता है वो कैसे वर्ग के लोगों की है, उसके आय का भी आकलन होता है। तो यानी कि उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का एक विशेष महत्व है। अगला है उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में कैसे महत्व है? जब उपभोग के आधार पर ही हमें पता चलता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है, कितना करना है, तो ये उपभोग उत्पादन जो किया जाता है, ये उत्पादन के क्षेत्र में ये सहायता पहुंचाता है कि किस वस्तुओं का कितना उत्पादन करना है, और ये आंकड़ों को बताता है कि हम किस वस्तु का कितना उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्षों के आंकड़ों का आकलन और संग्रह किया जाता है, उसके आधार पर इसे बताया जाता है। हम उत्पादन के क्षेत्र में ही सांख्यिकी की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्योंकि हम उसमें किसकी बातें करते हैं, जीडीपी की बातें करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हम पूरे वर्ष में जो हमारे घरेलू उत्पाद हुए वो कितने हुए, उसी के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो इसका आकलन हम किसकी सहायता से करते हैं? सांख्यिकी की सहायता से करते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व रहा। अगला है हमारा वितरण का, विनिमय का क्षेत्र। विनिमय यानी एक्सचेंज। हम क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश का क्या कर रहे हैं, मनी का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो सांख्यिकी के आधार पे ही हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का विनिमय कैसे किया जा रहा है। किसी भी देश में क्या किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है। तो आयात और निर्यात का तात्पर्य, हमने क्या किया, अपने देश की मुद्रा और विदेशों की मुद्रा के बीच क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका भी आकलन हम किसके द्वारा करते हैं? सांख्यिकी के द्वारा करते हैं कि हमारे देश में कितना आयात किया, यानी कि हमारे देश की मुद्रा कितनी बाहर गई, वहाँ से कितनी मुद्रा अंदर आई। तो ये सारे आकलन किसके अंतर्गत होता है? अर्थशास्त्र में होता है। और इसका किसकी सहायता से कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे अपने ऐसे मुँह तो बातें नहीं करते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक परफेक्ट डाटा की ज़रूरत होती है, परफेक्ट आंकड़े की ज़रूरत होती है। हम हर सालों का एक अलग अलग डाटा बनाते हैं और उसके आधार पर कंपेयर करते हैं और फिर औसत निकालते हैं, तब जाके ये काम होता है विनिमय का। फिर अगला है वितरण के क्षेत्र में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। यहाँ भी हमारा जो कार्य है वो किस पे कर रहा है? सांख्यिकी के द्वारा ही हो रहा है। राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व यानी क्या, किसी भी देश का क्या है, राजस्व यानी इनकम। तो ये राजस्व के क्षेत्र में भी कार्य कौन करता है? सांख्यिकी। सांख्यिकी के द्वारा ही यह आंकड़ों के द्वारा संकलन किया जाता है कि हमारे देश में कितने इनकम आ रहे हैं और किस क्षेत्र से आ रहे हैं। हर क्षेत्रों पे कार्य किया जाता है। तो ये सारे महत्व किसके अंतर्गत रख रहे हैं? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र में इन सभी का जो कार्य संचालन हो रहा है, इसके लिए जो एक पिलर के रूप में वर्क करता है, काम करता है, वो कौन करता है? सांख्यिकी करता है। तो हमने देखा कि राजस्व में क्या होता है, किसी भी देश में क्या होता है, हर साल हम लोग क्या निकालते हैं कि राजस्व घाटा कितना हुआ, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो कहाँ गया। तो इन सारी चीज़ों का आकलन हम यहाँ करते हैं। तो इसकी एक और भाग है जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सांख्यिकी पद्धतियाँ सामान्य ज्ञान का विकल्प नहीं है। यानी कि क्या होता है, आखिर क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं? सांख्यिकी जो है कभी कभी गलत व्याख्या करता है, और सांख्यिकी डाटा जो बनाए जाते हैं कभी कभी राजनीतिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। ये डाटा को लाया जाता है राजनीतिक इन्फ्लुएंस के रूप में, ताकि कोई भी अपने वर्चस्व को दिखा सके, यानी इसका गलत प्रयोग कर सकता है।
अगली जो इसकी लिमिटेशन में आएगी, सांख्यिकी डेटा में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को शामिल करता है यह, और इसमें बहुत सारे डेटा का क्या कर सकते हैं, हेरा फेरी हो सकती है, बदलाव किया जा सकता है, और तात्पर्य यह है कि ये त्रुटिपूर्ण हो सकता है, यानी सांख्यिकी पे हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ने देखा कि सांख्यिकी किस प्रकार कार्य कर रहा है और बहुत सारी सीमाओं के साथ बंधा भी है, परंतु इसका महत्व कम नहीं है। इसे हम अर्थशास्त्र के साथ साथ बहुत सारे विषयों में इसे जानते हैं, क्योंकि इसके बिना हम बहुत सारे पाठ का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब हम लोग पुनः मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, इसलिए आप अच्छे से इसका अध्याय का अध्ययन करें और भी सारे प्रश्नों और उत्तरों को अपना अभ्यास करें घर पर। धन्यवाद।